हेलो माय डियर ऑडियंस, आज मैं आपके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मींस आप लोग जानते ही हैं, फ्यूचर मींस भविष्य होता है, परफेक्ट मींस पूर्ण होता है, कंटिन्यूअस मींस लगातार कह लो या फिर जारी कर सकते हैं, ठीक है। टेंस मींस काल होता है। इसका आपका आइडेंटिफिकेशन या फिर कह सकते हैं रिकॉग्निशन जो है वो आपको पता ही है, जैसा कि फिर से मैं बता देता हूं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो आइडेंटिफिकेशन है वो होता है कि हिंदी के इन वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं एवं कार्य भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है। साथ में इसमें कार्य करने का समय अवश्य दिया होता है कि आखिर कार्य कब से स्टार्ट हुआ है या फिर कब तक चलता रहेगा, ऐसा टाइमिंग जरूर दिया होता है। जिसमें कि आप लोग जानते ही हैं, से की अंग्रेजी के लिए सिंस का यूज किया जाता है और तक की इंग्लिश के लिए आप अनिश्चित समय के साथ फॉर का यूज करेंगे और निश्चित समय के साथ टिल का यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो आप लोग निश्चित समय जानते ही हैं, निश्चित समय जैसे कि बजे निश्चित समय है, दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार निश्चित समय है, महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आश्विन, इस तरह से ये सब महीने के नाम जो भी हैं आपके निश्चित समय है। या फिर कह सकते हैं कोई सन दे रखी हो, जैसे सन 1987, 13 अगस्त सन 1945, ऐसा कुछ दे रखा हो तो वो भी आपका निश्चित समय है। और बजे भी आपका निश्चित समय होता है, जैसे 3 बजे, 4 बजे, 8 बजे, ऐसे इस तरह से। अब आपका अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है, जैसे कि मान सकते हैं घंटे अनिश्चित समय है आपका, काउंटिंग आता है एक प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए 3 घंटे, 4 घंटे, 412 घंटे, 526 घंटे, इस तरह से आपका दिया गया होगा तो वो आपका अनिश्चित समय हुआ। या फिर 4 वर्ष, 8 वर्ष, 14 वर्ष, इस तरह से आपका अनिश्चित समय माना जाता है। तो इस प्रकार का जो टाइमिंग होता है वो अनिश्चित समय होता है। या फिर निश्चित समय में कुछ और भी टाइमिंग आ सकती है, जैसे पिछले दिन, पिछली रात, पिछले साल, पिछले वर्ष, ऐसे इस तरह से आ सकता है, वो भी निश्चित समय है आपका। तो काउंटिंग वाला फिलहाल में ध्यान देंगे, वो अनिश्चित समय होता है और अनकाउंटेबल आपका निश्चित समय होता है, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें रूल्स कुछ इस प्रकार से होंगे कि इन हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जोड़ दी जाती है। साथ में इसकी जो ऑक्सिलरी की बात करें रूल नंबर सेकंड में, तो कहेंगे, तो रूल नंबर सेकंड आपका कुछ इस तरह से है, जैसे अगर आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई और वी, तो आप जो ऑक्सिलरी है या फिर कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब है उसको यूज करेंगे शैल हैव बीन, और बाकी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है या फिर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही, सी, इट या फिर दे है या कोई नाउन है, तो उसके साथ आप ऑक्सिलरी विल हैव बीन का यूज करेंगे। इस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। बाकी फॉर्मूलास आपका होगा, पहले इसमें सब्जेक्ट, ट्रांसलेशन करते समय पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद में विल हैव बीन या शैल हैव बीन लिखा जाएगा, उसके बाद में आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर उसमें ऑब्जेक्ट, फिर उसमें अदर वर्ड आएगा आपका, इस तरह से। तो और फॉर एग्जांपल भी मैं करवाता हूं, चलते हैं अब बोर्ड की ओर। हाँ, तो आपका जो आइडेंटिफिकेशन है वो है इन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, अर्थात तक रहा होगा, तक रही होगी, तक रहे होंगे, ऐसे भी आ सकता है। आदि शब्द आते हैं तथा कार्य भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है और कार्य करने का इसमें सबब अवश्य दिया होता है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस आप देखें, जिसको अफर्मेटिव को सकारात्मक कहते हैं, सेंटेंस को बाकी कहते हैं, कुल मिलाकर इसकी हिंदी होगी सकारात्मक भाग। रूल नंबर फर्स्ट है आपका, इन हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय मेन वर्ब कहने का मतलब मुख्य क्रिया, जैसे हिंदी में आप कहते हैं कि फर्स्ट फॉर्म प्रथम रूप में आईएनजी फॉर्म जोड़ देते हैं। रूल नंबर सेकंड है आई वी, अर्थात फर्स्ट पर्सन, जैसे आप हिंदी में प्रथम पुरुष बोलते हैं, के प्रोनाउंस सर्वनामों के साथ हेल्पिंग वर्ब, जैसे आप सहायक क्रिया कहते हैं, शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रूल नंबर 3 है सेकंड पर्सन, जिसे आप हिंदी में द्वितीय पुरुष कहते हैं, यू, और थर्ड पर्सन तृतीय पुरुष हिंदी में कहते हैं इसे ही, सी, इट या दे या किसी नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट रूल नंबर 4 है से कि अंग्रेजी के लिए आप जानते ही हैं पॉइंट ऑफ टाइम अगर दिया गया होता है तो जैसे 2 बजे है, सोमवार है, पिछला दिन पिछली रात है, 2 अक्टूबर सन 1987 ऐसे कोई सन दे दिया जाए तो वहां पर सिंस का यूज होता है, आप जानते ही हैं। और अगर अनिश्चित समय के लिए अगर तक शब्द दिया गया होगा तो तक के लिए अनिश्चित समय के लिए फॉर, अच्छा हाँ तो इस तरह से आपका फॉर आता है अनिश्चित समय के लिए। और लेकिन तक शब्द दिया जाए तो उसके लिए निश्चित समय के लिए टिल आएगा और अनिश्चित समय के लिए फॉर। ठीक है, तो एक बार फोकस करते हैं। हाँ, तो आपका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है कुछ। पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद विल हैव लिखा जाएगा, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पर सिंस फॉर्म नहीं लिखा हमने, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे सिंस या फॉर या फिर टिल। उसके बाद में टाइमिंग जरूर लिखते हैं, यहाँ जो भी होता है टाइम उसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब आपका जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 2 एग्जांपल दे रखे हैं। सोहन 3 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा होगा और तुम 3 घंटे तक गड्ढा खोदते रहोगे। तो पहला देखते हैं, सोहन 3 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। तो रोहन का रोहन रहा आपका, रोहन का एच कैपिटल, किसी का नाम है इसलिए आर कैपिटल लिखते हैं। अब रोहन के अनुसार आपका बिल या सल में से क्या आएगा, बिल आएगा, तो बिल है बीन। उसके बाद में पढ़ना रीड होता है, इसमें आईएनजी फॉर्म रीडिंग, क्या इंग्लिश। उसके बाद में 3 बजे निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय के लिए फोर आता है। थ्री ओ क्लॉक, इस तरह से रोहन विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 3 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तुम 3 घंटे तक गड्ढा खोदते रहोगे। तो यू के साथ बिल आता है, तो बिल हैव बीन। उसके बाद में मेन वर्ब क्या है, खोदना, तो खोदना क्या होता है, डिग या डिज कह सकते हैं, तो डिगिंग। पिट मीन्स होता है गड्ढा। 3 घंटे तक, तो 3 घंटा अनिश्चित समय हुआ तो 4 3 आवर्स, इस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे। यू विल हैव बीन डिगिंग ए पिट फॉर 3 आवर्स, तुम 3 घंटे तक गड्ढा खोदते रहोगे। इस तरह आपका ट्रांसलेशन मतलब होगा। तो रूल्स सही तरह से आप याद करें और साथ में अपना एक्सरसाइज जो भी है आपकी उसको ट्रांसलेशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन and share my videos all your friends or relatives. Okay, thank you.